हेलो फ्रेंड्स, मैं रतन कुमार काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यूरोपियों के भारत में आगमन का अगली कड़ी के बारे में पढ़ेंगे। आज पढ़ने वाले हैं हम फ्रांसीसियों का आगमन। भारत में फ्रांसीसी आए, उसके पहले कुछ और एक दो छोटी छोटी कंपनियां जो है वो भी भारत में आए, जिसके बारे में हमने नहीं जाना था, उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके पहले पुर्तगाली आए और अंग्रेज़ भी आ गए। तो अब देखते हैं कि और जो कौन छोटी छोटी दो कंपनियां थी वो भारत में आई। ज़्यादा दिनों तक उन्होंने राज नहीं किया और ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं छोड़ पाए, उसके बारे में जानते हैं। तो एक पहला जो कंपनी था वो था डेन्स या डेनिश कंपनी, जो डेनमार्क के थे वो आए। वो 1616 में जो डेनिश कंपनी या डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं वो भारत में आए और उन्होंने पहला फैक्ट्री 1620 में लगाया तंजौर में, जो तमिलनाडु में है। दूसरी फैक्ट्री उन्होंने 1676 में लगाया, जो क्या है श्रीरामपुर या श्री रामपुर जिसे कहते हैं, जो बंगाल में है, वहाँ पर भी वो गए। और इनकी स्थिति ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उस समय जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि भारत में ऑलरेडी बहुत सारे कंपनियां मौजूद थे जो आपस में व्यापार के लिए युद्ध किया करते थे। तो नए जो छोटे कंपनियां थे उसको दबाया जाता था और उनका व्यापार ठीक ठाक नहीं चल पाता था। इसलिए भी क्या हुआ, ये कंपनियां ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। इसलिए वो क्या हुआ, जो 1745 में वो अपना सब कुछ अंग्रेज़ों को बेच दिया और भारत से वे चले गए। इस तरह से डेनिश कंपनी का भारत में अंत हो गया और ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाए। और जो एक कंपनी थी जो स्वीडिश कंपनी थी, उन्होंने 1731 में भारत में आया और वे भी कुछ खास नहीं कर पाए या यहाँ से व्यापार ज़्यादा वे नहीं कर पाए। कारण जो स्वीडिश कंपनियाँ थी वो चीन के साथ ज़्यादातर अपना व्यापार करते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे अंग्रेज़ों से प्रतिस्पर्धा करना अच्छा नहीं समझा और वे चीन के साथ व्यापार में लगे रहे। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसियों के बारे में। तो फ्रांसीसियों के बारे में जानने से पहले कुछ नामों के बारे में जान लेते हैं कि भारत में उसकी स्थिति कहाँ पर है, यानी उसका पोजीशन क्या है। यदि वे जैसे है माहे यहाँ पर है, और ये आपको एक नया नाम मिलेगा करिकल, उसके बाद पौंडीचेरी, मद्रास, मसूलीपट्टनम और श्रीरामपुर जो बंगाल में है, और इधर सूरत और यहाँ पे गोवा। ये कुछ नाम है जो फ्रांसीसियों के आगमन में महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसका स्थिति आपको बता दिया। हम जो अभी का स्थिति देखते हैं, तो अभी तो भारत में राज्यों को बांट दिया गया है, अलग अलग राज्यों को चिन्हित कर दिया गया है, बॉर्डर दे दिया गया है, जिससे हम पहचान पाते हैं। परंतु पहले, आज़ादी के पहले ऐसा नहीं था। तो आज़ादी के पहले जैसे हम बंगाल, अभी बंगाल बहुत छोटा सा दिखता है, परंतु बंगाल आज़ादी के पहले बहुत बड़ा था। जैसे बांग्लादेश पूरा, हमारे अभी का जो पश्चिम बंगाल है, बिहार, इधर उड़ीसा का कुछ भाग, सिक्किम, ये सारा मिला करके सब बंगाल था। अतः जब कभी बंगाल का जो बात आता है तो मतलब उतने बड़े क्षेत्र का बात आता है। तो चलते हैं फ्रांसीसियों की तरफ। तो फ्रांसीसी जो थे, उन्होंने देखा कि जो भारत में बहुत सारे कंपनियां, यानी पूर्वी देशों के साथ बहुत सारे कंपनियां व्यापार करते हैं और बहुत मुनाफा कमाते हैं। तो फ्रांसीसियों को आने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि इसके पहले, बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले से दूसरी कंपनियां यूरोप की जो भारत से व्यापार कर रहे थे। तो भारत में आने के लिए वहाँ पे जो लुई 14वां था, वहाँ का शासक, जो फ्रांस है वहाँ का शासक था लुई 14वां, उसका एक मंत्री था कोलबर्ट। यानी ये कोलबर्ट ने क्या किया, ये सारा आइडिया लगाया और राजा से परामर्श किया और एक कंपनी का गठन किया। उन्होंने राजा को बताया कि जब इतने सारे कंपनियां भारत से व्यापार करता है और इतना मुनाफा कमा रहा है, तो हम भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेंगे और इस तरह से मुनाफा अर्जित करेंगे। और उन्होंने क्या किया, एक कंपनी द ओरिएंटल, या हम इसे कह सकते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका गठन उन्होंने 1664 में किया, द कंपनी द ओरिएंटल का। और यह एक क्या था, सरकारी कंपनी। जो अन्य कंपनियां थी जैसे पुर्तगाल का, अंग्रेज का, डच का, वो सभी क्या थे, जो पब्लिक का, यानी जो वहाँ के व्यापारी गण थे, उन लोगों ने क्या किया था, कंपनी बनाया। जबकि ये जो था कंपनी द ओरिएंटल, ये था सरकारी कंपनी, सरकार द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था। तो उन्होंने अपना पहला अभियान शुरू किया मेडागास्कर के लिए, और वो क्या हो गया, फेल हो गया। इन पहला अभियान ही इसका फेल हो गया। यानी पूर्वी देश के लिए जो अभियान शुरू किया था
उसके बाद उन्होंने 1667 में उसका जो दूसरा दल था वो भारत के लिए रवाना किया, दूसरा दल अर्थात दूसरा अभियान। और इस अभियान में उनके साथ थे फ्रांसीसी केरॉन और मरकारा जो था ईरान का निवासी था, वो भी इसके साथ भारत आए। और भारत आते ही उन्होंने क्या किया, अपना पहला फैक्ट्री 1668 में सूरत में लगाया, जहाँ पे अन्य कंपनियां भी आकर के, सूरत बहुत ही प्रसिद्ध था उस समय अपने स्थिति के लिए, बंदरगाह के लिए, यातायात के लिए और व्यापार के लिए भी, सूती वस्त्र के लिए भी। अतः जो भी कंपनी आती थी पहले सूरत को ही अपना टारगेट करती थी और इन्होंने भी वही किया, सूरत में अपना पहला फैक्ट्री लगाया। इसके बाद 1669 में वो दक्षिण भारत की तरफ गए और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, मरकारा जो था वो गोलकुंडा के सुल्तान के पास गए, सुल्तान से जाके आग्रह किया कि हमें कुछ जगह दे दीजिए जहाँ पे हम अपना फैक्ट्री लगाएंगे, व्यापार करेंगे। और जो गोलकुंडा के सुल्तान थे उन्होंने क्या किया, कुछ जगह दे दिया और उन्होंने मसूलीपट्टनम में जगह दिया, जहाँ पे उन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई 1669 में। इसके बाद जो 1672 का समय है उसके ठीक 3 साल बाद 1669 में लिया और 1672 में जो फ्रांस का था दी ला हे को हेड बनाकर भेजा गया, जो एडमिरल डे भी जिसको कहते हैं। एडमिरल डे जब आए उन्होंने क्या 1672 में ही क्या किया, आक्रमण कर दिया सेंट थॉम पे, और सेंट थॉम पे आक्रमण करके उसे छीन लिया। किससे छीना, ये था गोलकुंडा के क्षेत्र में। यानी 3 साल पहले क्या क्या गोलकुंडा के सुल्तान से जा कर के व्यापार करने के लिए जगह की मांग की और अब आकर के तुरंत क्या किया, छीन लिया 3 साल में ही। और ये एडमिरल डे बहुत ही विद्रोही स्वभाव का था। अतः जो सुल्तान थे वहाँ गोलकुंडा को नाराज़ हो गए, सुल्तान को पसंद नहीं आया कि ऐसे लोग हैं, हाँ। इसलिए सुल्तान क्या किए, डचों का साथ लिया और उस समय डच का साथ था, अंग्रेज़ जो डच के साथ में थे। अतः इसने मिल करके क्या किया, फ्रांसीसियों के साथ युद्ध किया और फ्रांसीसियों को वहाँ से बाहर कर दिया और फ्रांसीसी क्या हुए, सेंट थॉम से बाहर हो गए। इसके बाद 1673 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्थापना हुआ और इसमें फ्रैंको मार्टिन और लेस्पिने इसको भेजा गया और ये आए और ये कहाँ चले गए, वलीकोंडापुरम के जो सरदार थे, जो सूबेदार थे शेर खां लोधी के पास गए और वहाँ उन्होंने उनसे भी व्यापार के लिए एक जगह मांगा और उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा गांव व्यापार के लिए उनको दे दिया। यही छोटा सा गांव जो है बाद में पौंडीचेरी के रूप में विकसित हुआ। इसी छोटा सा गांव को जो फ्रांसीसियों ने सजाया, डेवलप किया और यही पौंडीचेरी के रूप में विकसित किया और इसका क्या क्या किलेबंदी करवाया। तो फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसी जो आए थे अब यहाँ पर रहे वो 1954 तक, यानी फ्रांसीसी 1954 यानी भारत की आज़ादी के बाद यहाँ से पूर्ण रूप से गए, यानी कुछ कुछ बच गए थे। और पौंडीचेरी था उन्हीं के अधीन में, जो 1674 में आए और 1954 तक रहे। तो इस तरह से हम देखते हैं जो 1693 में डचों ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी छीन लिया। अब जिस पौंडीचेरी को उन्हें मिला था व्यापार करने के लिए, पौंडीचेरी का ये विकास कर रहे थे जो फ्रांसीसी थे, लेकिन डच वहाँ पे उस समय मजबूत स्थिति में थे, उनका अंग्रेज़ों का भी साथ था। अतः डचों ने देखा कि फ्रांसीसी और उनका प्रतिस्पर्धा बढ़ रहा था, वे फ्रांसीसी से पौंडीचेरी छीन लिया और 1697 में एक रिजविक का संधि हुआ। रिजविक के संधि के अनुसार फिर से जो है उनको वापस मिल गया, जिसका जो क्षेत्र था उसे वापस मिल गया। इसके बाद 1706 में फ्रांसिस मार्टिन के मृत्यु से पहले काफ़ी विकसित किया गया इसको, पौंडीचेरी को। तो पौंडीचेरी काफ़ी विकसित हुआ अर्थात उस समय के अनुसार पौंडीचेरी भारत में बहुत बड़ा शहर बना, बहुत ज़्यादा उसका विकास हुआ था। यानी ये कलकत्ता से भी ज़्यादा विकसित था उस समय। इसकी आबादी प्राय 40,000 के आसपास थी, जबकि उस समय कलकत्ता की आबादी 20,000 के आसपास थी। अतः ये शहर जो फ्रांसीसियों के नेतृत्व में बहुत फल फूल रहा था। इसलिए जो बंगाल के जो मुग़ल सूबेदार थे, हाँ, शाइस्ता खां फ्रांसीसियों को बुला करके बंगाल में भूमि दिया। उस समय फ्रांसीसी कहाँ थे, दक्षिण भारत में, और पौंडीचेरी भी है दक्षिण भारत में, उसका विकास कर रहा था। और बंगाल में जबकि उसका कोई कोठी नहीं था, लेकिन जैसे ही शाइस्ता खां को पता चला, उन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों को निमंत्रण दिया कि आइए हमारे यहाँ
व्यापार कीजिए, और उन्हें ज़मीन दिया। यहाँ पे 1690 से 92 में चंद्रनगर में फ्रांसीसियों को मिला, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, कोठी बनाया। इसके बाद 1672 से 1713 के लगभग जो था, यूरोप में फ्रांस और हॉलैंड मतलब वो यूरोप में युद्ध में व्यस्त था, जिसके कारण उन्हें भारत पे अच्छा नियंत्रण नहीं कर पाया। भारत में स्थिति उनकी खराब होती है, क्योंकि ये सरकारी कंपनी थी और सरकार के आदेश के अनुसार ही उन्हें भारत में भी काम करना पड़ता था। और फ्रांस उधर यूरोप में युद्ध में व्यस्त था, जिसके कारण भारत में उसका व्यापार दिन प्रतिदिन घाटा में चलता चला गया। लेकिन 1720 से 1742 का जो समय है, इस समय लीनो और ड्यूमा गवर्नर बने और फ्रांसीसियों की प्रभुत्व सत्ता जो थी पुनः प्राप्ति हुई। अतः फ्रांसीसी इस समय, उसको फ्रांसीसियों का ये स्वर्णकाल भी कहा जाता है भारत में व्यापार का। 1720 से 1742 के बीच उन्होंने बहुत कुछ किया, व्यापार अच्छा किया और बहुत लाभ कमाया। और उन्हें देखा कि भारत में अंग्रेज बहुत मजबूत स्थिति में, अतः उसने भारत के बाहर भी अपना कब्जा करना शुरू किया। और फ्रांसीसी इसीलिए 1721 में मॉरिशस जो भारत के बाहर है वहाँ पर कब्जा किया, जहाँ पे आज भी हिंदी बोला जाता है। और 1724 जो माहे हैं वहाँ पे, और 1739 में कराईकल पर उन्होंने कब्जा किया। इन सब जगहों पे फ्रांसीसियों ने कब्जा किया। और इसके बाद ही 1742 में होती है एक और गवर्नर का आगमन, वो है डुप्ले। फ्रांसीसियों ने डुप्ले को गवर्नर बना करके भारत भेजा। डुप्ले एक अच्छा व्यक्ति था, वो नहीं चाहते थे कि किसी के साथ युद्ध हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले तो नहीं चाहा, लेकिन बाद में जब उन्होंने युद्ध करना शुरू किया तो बहुत युद्ध किया डुप्ले ने। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने बहुत अच्छा साम्राज्य का या जीत हासिल किया। इसके बाद हम देखते हैं कि उस समय जब फ्रांसीसी का जो गवर्नर था डुप्ले, वो भारत आया, उस समय भारत की स्थिति क्या थी, भारत का जो दक्षिण भारत है खासकर उसकी स्थिति क्या थी। तो एक जगह था दक्षिण भारत में, वो है कर्नाटक। कर्नाटक को जगह था वो क्या था, पूर्ण रूप से खाली था। कर्नाटक पे जो थे तरह तरह के जो साम्राज्य थे वो अपना अधिकार घोषित करता था। इसमें एक जो था कर्नाटक का, वो था नवाब सआदत उल्ला खां। जो कर्नाटक के नवाब थे सआदत उल्ला खां, उसने क्या किया, ये जो खाली क्षेत्र पड़ा हुआ था कर्नाटक का, उसने अपने भतीजा दोस्त अली को उत्तराधिकार घोषित कर दिया। और दूसरी तरफ जो थे वो थे हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद के जो निज़ाम थे आसफ जहाँ थे, जो अर्ध स्वतंत्र जो राजा थे, यानी पूर्ण रूप से उसको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी, उन्होंने क्या किया, जो अनवरुद्दीन को यहाँ का शासक घोषित किया यहाँ का। और इसी तरह से जैसे ही इसने उत्तराधिकार घोषित किया और उन्होंने उसको घोषित किया, और इस क्षेत्र पे मुग़ल जो थे, मुग़ल भी वो अपना अधिकार जता रहे थे। यानी इस क्षेत्र को मुग़ल का दक्कन का क्षेत्र भी कहा जाता था। इन सभी चीज़ों का देख करके जो मराठा, जो इसके ऊपर जो महाराष्ट्र है, मराठा भी देख रहे थे, और मराठा ने क्या किया, 1741 में इस पर हमला कर दिया। 1741 में हमला करके इन्होंने क्या किया, दोस्त अली को मार दिया। तो जो सआदत उल्ला खां थे, जिसको उत्तराधिकार घोषित किया था, इसके बाद जो उसका दामाद था चंदा साहब को मराठा पकड़ कर ले गए और बंदी बना लिया। अतः कर्नाटक से जो खाली जगह था उन पर से इनका अधिकार नहीं हो पाया, और मराठा क्या के वापस चले गए, मुग़ल भी यहाँ पर नहीं आए। तो ये जो थे अनवरुद्दीन यानी आसफ जहाँ जो थे, इन्होंने ये खाली जगह देखा और यहाँ पे इनका शासक बना दिया। इस तरह से जो उस क्षेत्र में अंग्रेज़ों के साथ या यहाँ के शासक के साथ, फ्रांसीसियों के साथ युद्ध हुआ, कई सारा युद्ध हुआ। तो इस युद्ध का जो कई कारण थे, जिसको हम लोग जानते हैं कर्नाटक के युद्ध के नाम से। चूँकि यह युद्ध कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था, अतः हम इसे कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। कर्नाटक का युद्ध 1, कर्नाटक का युद्ध 2 या तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो ये युद्ध का मुख्य कारण क्या था, एक था जो पहला कारण था वो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, यानी यूरोप में जो ऑस्ट्रिया थे उसके उत्तराधिकार का लड़ाई था। तो ये लड़ाई हो रहा था यूरोप में, और चूँकि वहाँ पर भी जो अंग्रेज़ और जो फ्रांसीसी थे लड़ रहे थे, तो वो वहाँ से आदेश दिया भारत में कि आप भी लड़ो यहाँ पर, क्योंकि भारत में भी उसके सैनिक थे
अंग्रेज के और फ्रांस के। अतः वे लोग क्या किए, ऊपर से आदेश को पालन करने के लिए यहाँ भी भारत में भी वे लड़ने लगे। क्योंकि भारत में इनका कोई आपसी दुश्मनी नहीं था, फिर भी वे लोग लड़े। दूसरा कारण था अमेरिकी उपनिवेश के लिए जो था, और इसके बाद जो भारत में जो उत्तराधिकार का लड़ाई था, ये सब भी इसका मुख्य कारण था। और इसी का परिणाम हुआ कि कर्नाटक युद्ध हुआ, पहला कर्नाटक, दूसरा और तीसरा कर्नाटक का युद्ध। तो हमने आज देखा कि कैसे फ्रांसीसी कंपनी आए और उन्होंने भारत में कहाँ पर अपना कोठी खोला और यहाँ के राजाओं के साथ उनका कैसा व्यवहार था। हम इसके आगे पढ़ेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे कर्नाटक युद्ध हुआ, क्योंकि कर्नाटक युद्ध एक जटिल विषय है। देखेंगे कि किसने किसके साथ युद्ध किया, कौन किसका सहायता प्राप्त कर सका और किसकी विजय हुई, कैसे फ्रांसीसी कंपनियों का पतन हुआ। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Kabil Academy and make your SBIP or an SSC CGL dreams come true. Download the app now.